ओके, चैप्टर 3 हमने काफ़ी मेहनत करी है। चैप्टर 2 में बहुत सारी अजीब अजीब थ्योरीज थी। तो चैप्टर 3 थोड़ा इजी चैप्टर है, थोड़ा लाइट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा रट्टे मारने वाली चीज़ें नहीं है। पर 2 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज़ उसको एक बार और वीडियो देख लो, या जैसे भी आपको याद करना है कर लो, क्योंकि वो थोड़ी सी रट्टा मारने वाली चीज़ें, उनमें अंडरस्टैंडिंग वाली कम चीज़ें हैं। जो चैप्टर 3 है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में देखी हैं, अपने वर्क प्लेसेस में देखी हैं। तो अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल आपने अगर अपने वर्किंग फ्रेंड से भी बात करी होगी तो आप समझ सकते हो। बहुत सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3। काफ़ी ईजी सा लाइट सा चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा ऊपर से अगर कॉन्सेप्ट समझ लो तो आंसर बन भी सकता है एग्जाम में बहुत इजीली। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? इट माइट बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग्स इंडिविजुअल्स एंड पोजिशंस। ओके, सिंपल एज दैट। बेसिकली क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? कि ये सीईओ है। सीईओ कौन है? लेट्स से सीईओ का नाम है आकाश। ओके, ये हेड ऑफ मार्केटिंग है। हेड ऑफ मार्केटिंग कौन है? अभिनव। एनीथिंग, राइट? तो यही है स्ट्रक्चर जो है। ये हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये इसका नाम है निशा, और एनी सच थिंग। तो यही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, you can say that it is a structure that may be defined as a network of relationships among individuals and positions. ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। आई एम श्योर द टीचर वुड लव इट। यस, बाय द वे इग्नू के एग्जाम्स में अगर आप डायग्राम्स या पिरामिड्स या फ्लो चार्ट्स बनाओगे, दे जनरली लाइक इट। ट्राई टू कीप योर हैंड राइटिंग क्लीन एंड ऐड डायग्राम्स। इससे काफ़ी लोगों के स्कोर बढ़ते हुए मैंने तो एटलीस्ट सुने हैं। गोइंग फॉरवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हाँ, तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ऐसा। देन देर आर टास्क और एक्टिविटीज़ जो हर किसी को दी गई हैं। अब इन सब के टास्क हैं ना, वो भी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ही है। देन कोऑर्डिनेशन अमंग्स। अब हेड ऑफ मार्केटिंग जो है वो एचआर के बिना वर्क नहीं कर सकता, उसको भी कोई स्टाफिंग चाहिए तो एचआर को ही बोलेगा ना। तो कोऑर्डिनेशन और सेट्स ऑफ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी वेंडर चाहिए, मुझे एक दूसरे डिपार्टमेंट को बोलना पड़ता है और उसका पूरा प्रोसीजर है कि मुझे उसको कैसे बोलना है, किस डॉक्यूमेंट में बोलना है। तो वो सब प्रोसीजर्स भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही होते हैं। इट सेज दैट वाइल जो मैनेजमेंट है कैन प्लान फॉर फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल दिस, but there are other social and psychological forces that also operate within the structure of organization, which is very often कि मेरा कोई दोस्त है जो मार्केटिंग में है, मैं उसको कई बार इनफॉर्मली कोई चीज़ बोल देती हूँ या कोई आइडियाज़ ऐसे जनरेट हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल सोशोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, देन सिग्निफिकेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, हमें क्यों चाहिए होता है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के सिर्फ हेड्स याद कर लो, अंदर का बहुत सिंपल बना सकते हैं वहीं पर हम। सिर्फ हेड्स याद करने की ज़रूरत है। आई विल राइट डाउन द हेड्स ओवर हियर। या सो सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस दुनिया में? क्योंकि क्लियर कट रिलेशनशिप्स पता चल जाते हैं। अब मैं न्यू ज्वाइनी हूँ, मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, क्लियर कट मुझे पता चल जाएगा, राइट? पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अगर मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे हु इज़ माई नेक्स्ट पर्सन जिससे मुझे बात करनी है, वो क्लियर हो जाते हैं अगर एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है। तो अनक्लियर होता है, किसी को समझ ही नहीं आएगा ना किससे किसको बात करनी है, कैसे काम करना है। डिसीजन सेंटर्स आर फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है अगर बजट डिसीजंस है तो ये इंसान मुझे, ये टीम करती है, ये इंसान मुझे अप्रूवल्स देगा, तो डिसीजन सेंटर्स फिक्स्ड है। प्रॉपर बैलेंसिंग है। बाय प्रॉपर बैलेंसिंग इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि वन पर्सन हैज़ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर डज नॉट। एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, अगर एक अच्छा मैनेज स्ट्रक्चर है तो प्रॉपर बैलेंसिंग करी जा सकती है। स्मूथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अगर एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो किसी को नहीं समझ आएगा दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे काम कराना है, कौन अकाउंटेबल है इस काम के लिए, और एवरीथिंग वुड बी केओस, सब खराब हो जाएगा। इसलिए स्मूथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है अगर हमारे पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। हाँ, देन है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 4 कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर,
सेकेंड इज़, इन सब के अंदर की डिटेल्स हम अभी पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, जिसको इसने आगे बोला है, हाँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड फोर्थ है अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द ग्रुप। बेसिकली एक मैनेजर के अंदर कितने लोग आएंगे, एक डिपार्टमेंट कितना बड़ा होगा, कितने लोगों पे एक फोरमैन की या सुपरवाइज़र की हमें ज़रूरत है या टीम लीड की हमें ज़रूरत है, उस तरीके की चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं इसमें। डिवीज़न ऑफ लेबर में ये क्या कहता है? डिवीज़न ऑफ लेबर में कहता है बेसिकली डिवीज़न ऑफ लेबर क्यों आई, क्या काम था इसका, डिवीज़न ऑफ लेबर क्यों ज़रूरी है, इज़ ये शुरू हुई फैक्ट्रीज़ में। अगर एक कार बनानी है, एक इंसान आज डे 1 पे कार बनाना शुरू हुआ, डे 20 पे उसने कार पूरी बना दी। ओके, दूसरा ऑप्शन है कि एक इंसान को सिखा दो विंडोज़ कैसे बनानी है, ठीक है, एक टीम को सिखा दो इंजन कैसे बनाना है, एक तीसरी टीम को सिखा दो टायर कैसे बनाना है। ओके, और ये इंसान रोज़ विंडो बनाता रहे, अपनी 20 विंडो बना ली उसने एक दिन में, ये इंसान इंजन बनाता जाए, ये इंसान टायर्स बनाता जाए। तो ये जो है, ये देखा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, दिस वाज मच मोर एफिशिएंट। व्हाई? क्योंकि विंडोज़ बनाने वाले विंडो बनाने में एक्सपर्ट हो गए, इंजन वाले इंजन बनाने में एक्सपर्ट हो गए, टायर वाले टायर बनाने में एक्सपर्ट हो गए। सो बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और वो रेपिटेटिवली जब वो काम कर रहा था तो एक्सपर्टीज़ आ गया उसका उसमें, और इसी से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ गई, राइट। इससे ट्रेनिंग कॉस्ट भी घट गई। पहले ट्रेन करना था एक इंसान को पूरी गाड़ी बनाने के लिए, अब वो नहीं करना पड़ेगा, राइट। एक इंसान को विंडो बनाने के लिए ही ट्रेन करना है। तो ये देखा गया कि ये मच मोर एफिशिएंट है, तो ये वाली प्रैक्टिसेस जो हैं चलने लगी दुनिया में। अब लेकिन इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स पे नहीं चलता, राइट। सब चीज़ें इस तरीके से नहीं ब्रेक हो सकती। सेकेंड इज़ कि ये मोनोटनी और बोर्डम ले आता है। सो अगर एक इंसान एक काम बार बार करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, मोनोटनी आ जाएगी उसकी लाइफ में, जॉब चैलेंज नहीं रहेगा, एंड दस उसकी प्रोडक्टिविटी फिर कम हो जाएगी, राइट। एंड सेकंड एंड थर्ड इज़ कि ये बिहेवियर, ये सिर्फ फिज़िकल परफॉर्मेंस देखता है लेबर की, डज नॉट थिंक ऑफ जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स हैं। सो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगी, अगर अलग अलग देखो, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होगी। अगर मैं एक फैक्ट्री हूँ जिसमें नट बोल्ट जैसे हम कहते हैं वो बनते हैं, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर अलग तरीके की होगी। अगर मैं एक फैक्ट्री हूँ जिसमें कॉस्मेटिक्स बनते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर अलग तरीके की होगी। एक डिपार्टमेंट जो है पैकेजिंग बनाएगा, एक डिपार्टमेंट जो है वो जो डब्बा होगा वो बनाएगा, एक डिपार्टमेंट अंदर का सामान बनाएगा, राइट। सो डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग होगी बेस्ड ऑन द वट एवर प्रोडक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, ठीक है। सेकेंड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या आता है, दैट एक जो मैनेजर है वो ग्रांट ऑफ पावर दे सकता है टू पीपल अंडर हिम टू टेक सम स्पेसिफिक डिसीजंस। किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड कुछ डिसीजंस जो हैं वो पीपल अंडर दैट मैनेजर ऑल्सो कैन टेक। ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर होना ही चाहिए एट दैट पॉइंट टू मेक दैट डिसीजन, ठीक है। इससे क्या होता है कि दो तीन चीज़ें होती हैं विच आर वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वन इज़ कि डिसीजन मेकिंग जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाती है। एफिशिएंट क्यों होती है? क्योंकि लेट्स से जो ये हायर मैनेजर है इसके पास वन स्पेसिफिक डे बहुत काम है, या सेकंड इज़ वो है नहीं, इज़ नॉट इन ऑफिस। अब उसके लिए डिसीजन अटका नहीं रहेगा। पीपल बिलो हिम नो कि इतने लेवल का डिसीजन मैं खुद से ले सकता हूँ, सो दे स्टार्ट टू टेक दोज डिसीजन, तो एफिशिएंट हो जाती है वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स कम एंड गो बट प्रोसेसेस स्टे, राइट। तो अगर डेलीगेशन होगी, अगर सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक ही इंसान के पास होगी, इसके जाने से तो ऑर्गेनाइजेशन ही खतरे में चली जाएगी, विच इज़ वाई डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को ये। देन देर इज़ क्रिएटिवनेस और इनोवेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन का जो आइडियाज़ हैं वो एक
तरीके के होंगे, राइट। बट जब वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी, इट इज़ पॉसिबल कि काफ़ी नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो आ सकते हैं उसको फ्रॉम पीपल बिलो हिम, राइट। सो दैट इज़ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के थोड़े से डीमेरिट्स क्या हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट और पॉसिबल कि पीपल बिलो हिम विल हैव द सेम नो हाउ। ऐसा भी हो सकता है पीपल बिलो हिम आर नॉट ट्रेन्ड, पीपल बिलो हिम विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, राइट, दैट इज़ पॉसिबल। सेकेंड इज़ जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो बढ़ जाती है, बिकॉज अब पहले तो सिर्फ इसको डिसीजन लेने के लिए हमें ट्रेन करना था, अब इसे भी हमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा सो दैट ऑल द डिसीजंस टेकन आर करेक्ट, खराब डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, राइट। थर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक मिनट, आई जस्ट इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन को यहाँ ले आते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी एज वन नहीं चल सकती है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो बनाने पड़ेंगे, राइट। तो क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ग्रुप कर दिया जाता है दैट दे मेक डिपार्टमेंट्स इन देमसेल्व्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट्स जो हैं, इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं रीजन्स के हिसाब से, राइट। सो नॉर्थ डिपार्टमेंट, वेस्ट, ईस्ट, इस तरीके से। कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसमें जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स होंगे या स्किन केयर होंगे उनका एक डिपार्टमेंट हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्या है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है। जितने भी होम केयर प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है, सो दैट कैन बी वन काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल HR एक डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। बट जैसे जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जिनमें प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम FMCG का एग्जांपल ले रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, कि बेबी केयर एक डिवीज़न है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बेबी केयर के अंदर एक HR हो, एक फाइनेंस हो और एक मार्केटिंग हो। बट छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो कॉमन कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है और डिपार्टमेंट्स को अलग रखा जाता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का काम है, उस पर डिपेंड होता है कि क्या किस तरीके से ये लेने हैं डिसीजंस, ठीक है। देन इसमें लिखा है कि बेनिफिट्स क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन के। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बहुत सिंपल बेनिफिट्स हैं। वन, अथॉरिटी फिक्स हो चुकी है, हर डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय फॉर देमसेल्व्स। अब जैसे बेबी केयर है, इसके प्रॉफिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, राइट। HR है, ऑल द HR फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, देर इज़ नो ओवरलैप, देर इज़ नो कन्फ्यूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो चुकी है। सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जब ये बेबी केयर वाले एक काम को 10 साल से कर रहे हैं तो उनमें स्पेशलाइजेशन आ चुकी है अब, राइट। इट्स ईजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी आसान है। अगर प्रॉफिट्स देखने हैं या कोई भी इंडिकेटर्स देखने हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा किसके हैं, सेल ज़्यादा किसके हैं, फटाफट से देखो, अच्छा जी बेबी केयर के इतने हैं, होम केयर के इतने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी हो चुकी है। एंड फ्रीडम और ऑटोनॉमी, सो हर डिपार्टमेंट जो है अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस ले पाता है बेस्ड ऑन जो उनका एनवायरनमेंट कैसा है। सो फॉर एग्जांपल होम केयर जैसा है, ठीक है। होम केयर में आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें केमिकल वाले प्रोडक्ट कम चाहिए। तो जो होम केयर डिपार्टमेंट है वो अपने डिसीजंस खुद से लेकर इस तरीके से कर सकता है बेस्ड ऑन देयर ओन एनवायरनमेंट एंड कस्टमर्स, इस तरीके से कर सकता है जो उनको अफेक्ट करें विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारे क्या क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ईजी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, देन फ्रीडम और ऑटोनॉमी रहती है हर डिपार्टमेंट के पास अपनी अपनी। देन देयर इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक मैनेजर जो है, आपको उसके अंदर कितने लोग रखने हैं, राइट। एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग रखने हैं, कितने लोगों पे एक टीम लीडर दे देना है, तो ये सब जो है दिस इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ना काफ़ी सारे हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम है, राइट।
अगर इसमें क्या बोलता है कि अगर तो वर्क सिंपल है और रेपिटेटिव है तो आप उसको बहुत सारे लोग भी दे सकते हो। अगर काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हर इंसान का सुपरविजन करने की ज़रूरत है तो स्पैन को छोटा रखो, कम लोग रखो। देन एबिलिटी ऑफ मैनेजर पे भी है ऑफ कोर्स। अगर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, इज़ उसका नो हाउ अच्छा है इस फील्ड में, तो उसको ज़्यादा लोग भी दे सकते हैं, स्पैन कैन बी वाइडर। एक्सपीरियंस्ड नहीं है, न्यूअर मैनेजर है, तो स्पैन कैन बी लोअर। देन इज़ टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। ऑफ कोर्स अगर लेट्स से मैनेजर के पास और भी बहुत सी ड्यूटीज़ हैं जो उसको करनी होती हैं, सुपरविजन के लिए टाइम कम है, तो ऑफ कोर्स स्पैन छोटा रखो वरना ज़्यादा रखो। एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, अगर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो फ्रेशर्स हैं या उनको काफ़ी ट्रेनिंग नीड्स हैं, काफ़ी ट्रेनिंग नीड्स हैं, तो ऑफ कोर्स स्पैन को छोटा रखो, कम लोग रखो। एक्सपीरियंस्ड है टीम तो स्पैन बड़ा रह सकता है, राइट। टॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। तो सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई यूज्ड टू वर्क फॉर EY। वहाँ पर क्या होता था, आई वॉज स्टाफ लेवल 1, देर वॉज स्टाफ लेवल 2, 3, देन देर वॉज अ सीनियर लेवल 1, 2, 3, देर वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। तो मेरे और मैनेजर के बीच में 7 डिफरेंट पोजिशंस हो गई, राइट। देन व्हेन आई चेंज टू अनदर कंपनी, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर गोल्डमैन सैक्स। वहाँ पर मैं एनालिस्ट थी, देन देर वॉज एन एसोसिएट, देर वॉज एसोसिएट के ऊपर डायरेक्टली VP या फिर मैनेजर। तो मेरे और मैनेजर के बीच में एक पोजीशन थी, राइट। सो ये थोड़ी सी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थोड़ी सी टॉल ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो बिकॉज बहुत सारे लाइन्स है ना मेरे और मैनेजर के बीच में। फ्लैट में बहुत जल्दी है मेरा मैनेजर। सो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव करती हैं कि दिस वर्क्स फॉर देम एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव दैट दिस वर्क्स फॉर देम। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिविजन्स बाय स्ट्रक्चर। हाँ, ये हमने पढ़ लिया, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द ग्रुप। आई विल चेंज द स्लाइड नाउ। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, हमने जो अभी थोड़ा सा डिस्कस करा था इसको। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक है, मार्केटिंग एक है, फाइनेंस एक है, राइट। ये हो गए फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। देन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स भी हमने करे थे। सो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स को ये क्या बोल रहा है, इट्स इज प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन। यस, सेम कि डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे। हम अपना एग्जांपल यूज़ करते हैं, बेबी केयर, होम केयर, हमने ये करा था ना। अब इसमें क्या होता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में, इन सब के अंदर, इसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके अंदर मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा। इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग, इसका अपना मार्केटिंग, इसका अपना फाइनेंस। अच्छा, अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट तरीका है। हर किसी को अपने लिए सोचना होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या परफेक्ट है। जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो बहुत सारे ये जो है एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कई बार दे एक्सपेरिमेंट विद वन स्ट्रक्चर, फिर उनको लगता है इसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, फिर वो स्ट्रक्चर चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए आइडियल ढूंढ लेती है। देन टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ से बना दिए। अब उसके अंदर हो सकता है अकाउंटिंग ये वो जितने भी हैं ये सब उसके अंदर हो सकते हैं। सो नॉर्थ का अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, साउथ का अपना, वेस्ट का अपना। ऑफ कोर्स दे विल ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, ओके। अब कुछ स्ट्रक्चर और भी होते हैं जो इतने फिक्स नहीं होते हैं, विच आर कॉल्ड अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स। अडेप्टिव में होता है प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझने की कोशिश कर, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यू हैव ऑल सीन इट, बट थोड़ा सा मतलब समझाने में मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि टाइम बाउंड होता है, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर फॉर वन प्रोजेक्ट, ठीक है। हो सकता है एक इंसान हम मैन्युफैक्चरिंग से लेते हों, एक हम R&D से लेते हों, एक हम फाइनेंस से ले लेते हों, कैसा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सो वन और फ्यू पीपल फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट कम टुगेदर फॉर दिस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज़ इट्स ओन गोल, वो करने की कोशिश करते हैं। तो जो उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम है,
फॉर एग्जांपल ये जो मार्केटिंग का इंसान है, जो उसका एग्जिस्टिंग मैनेजर है, वो उसी को रिपोर्ट करता रहेगा, बट फॉर दिस प्रोजेक्ट दीज पीपल विल ऑल्सो रिपोर्ट टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ओके, तो कंपनीज जो थोड़ा प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती हैं उनमें ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी देखा जाता है. ओके, देन है मैट्रिक्स. अच्छा, मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में यही है, सो व्हेन यू लिव इट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो मैं बताती हूँ हाउ इट वर्क्स. जैसे मैं हूँ, दिस इज स्वर्णिका. स्वर्णिका हैज़ 3 different projects that she works on. These 3 different projects have 3 different project managers. Now each of these 3 different projects has project team also. Project team में अलग अलग टीम्स के अलग अलग टीम्स के representatives होते हैं, right? So I ideally do report to my manager, but at the same time I work for these 3 projects and I am also kind of reporting to these project managers as well. Okay, so ये matrix structure होता है कि different people can be part of different projects, and while they still operate in one structure, they also are answerable to different project managers. Okay, so then is 3.5 dimensions of organization structure. Formalization is basically कितने rules and regulations जो हैं उस organization के are formalized, is written in some form. So basically standardized activities. It will surprise you. मैं आपको एक बात बताती हूँ. तो जैसे ये छोटे छोटे फूड चेन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाव मोमोज है, ठीक है, और बड़े फूड चेन्स लाइक मैकडोनल्ड्स ऑफ कोर्स, बट छोटे ऑल्सो दे हैव समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs. तो ये SOPs क्या होते हैं, विच इज़ वाई एवरी प्लेस, आप बैंगलोर में वाव मोमो से खाओ या दिल्ली में खाओ, दिल्ली के कमला नगर से खाओ या फिर साउथ कैंपस से खाओ, इट विल ऑलवेज टेस्ट द सेम. दैट इज़ बिकॉज वो जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस से बने हैं. कितना उसमें क्या जाना है बिल्कुल लिखा गया है, रूल्स रेगुलेशंस बिल्ट हैं. तो उन्हीं सबको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन. बेसिकली कितनी एक्टिविटीज़, रूल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली फॉर्मलाइजेशन थोड़ी कम पाई जाती है, बट एज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स गेटिंग बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू हैव फॉर्मलाइजेशन डन. बट सम प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जहाँ पे इनोवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पे फॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है. ओके, सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. सो फॉर्मलाइजेशन इज़ अ डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि कितनी फॉर्मलाइजेशन हो चुकी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन इज़ कितना जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड है. दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलीगेशन, जो हमने पढ़ा था. डेलीगेशन इज़ बेसिकली क्या कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अगले लेवल पे कुछ भी डेलीगेट करी है या नहीं, या मैंने सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखी हुई है. सो दैट इज़ डेलीगेशन. सो जितना सेंट्रलाइज्ड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही कम डेलीगेशन होता है बेसिकली. ठीक है. अब ट्रेडिशनली जो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो फैमिली रन होती हैं या छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती हैं एंड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ एट वन प्लेस. बट ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यू थिंक देयर इज़ वन पर्सन टेकिंग ऑल द डिसीजंस ओवर देयर, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो वो थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं. देन है कॉम्प्लेक्सिटी. अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि how different are different departments, different people, different role from each other. Basically अगर A, B, C, D, okay, these are my 4 departments, ठीक है, या let's say these are 4 people even working inside a department. अगर A, B, C, D का रोल सेम है और सेम तरीके से करते हैं तो ये काफ़ी सिंपल है. बट अगर A, B, C, D का रोल भी डिफरेंट है, A, B, C, D के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी डिफरेंट है, उनके काम बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट. तो जो इनका बॉस है उसको 4 तरीके के काम समझने आने चाहिए हैं.
So basically this is a complex organization. So basically how so इसमें मैं पढ़ के बताती क्या लिखा है. हॉरिजॉन्टल डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू नंबर्स ऑफ डिफरेंट यूनिट एट सेम लेवल. सो सेम लेवल पे कितने डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, इस पे डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, देन देर इज़ अ रेपिटेशन यहाँ पर, जो हमने अभी बात करा था ना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें था कि देर आर डिविजन्स डिवाइडेड एंड स्टफ लाइक दैट, उसका थोड़ा सा रेपिटेशन है. तो इसमें है क्लासिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम देख लेते हैं. इससे क्वेश्चन आ सकता है एंड आई हैव सीन सम क्वेश्चंस इससे. क्लासिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने फॉर्म्स होते हैं, इसमें 3 आते हैं. पहला है सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है सबसे पहले. ठीक है. डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक जगह पे. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, एक इंसान जो कंट्रोल कर रहा है वो बड़ा होता है. लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. ठीक है. देन देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, तो हमको समझ आ ही गया. थर्ड इज नो और लिटिल फॉर्मलाइजेशन. तो ये होती है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी. देन सेकंड है ब्यूरोक्रेसी. इट इज़ सेड दैट ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है. बेसिकली बिल्कुल सेट है, ये है, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 4 हैं, बिल्कुल सेट स्ट्रक्चर है. हर किसी को अपना अपना काम करना है. देयर इज़ डिविजन ऑफ लेबर. ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द कम्युनिकेशन हैज़ टू गो थ्रू द चेन्स. ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया बहुत चैप्टर्स में, राइट. ये है ब्यूरोक्रेसी. थर्ड होता है मैट्रिक्स, जो हमने अभी पढ़ा था कि one person might be on different projects. One same person can be on different projects, will also report to his or her own manager and also to the product managers here. तो इस स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ये तो है क्लासिक फॉर्म्स. अब जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स. ओके, तो ऑल्टरनेट फॉर्म्स में क्या होता है? वन इज टीम स्ट्रक्चर. Second is virtual organization. Third is boundaryless. Okay. अच्छा, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर टीम को अपने डिसीजंस लेने हैं, और एक टीम जो है वो कंप्राइज हो सकती है ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी डिपार्टमेंट्स एंड एवरी टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड दे टेक देयर डिसीजंस. ठीक है, which is very new form of organization structure. Then virtual organization क्या होता है? virtual organization में कुछ काम जो है वो outsourced होता है, जैसा आजकल हो रहा है. There are consultants जो outside the company काम करके देते हैं. So this is called virtual organization where some people are in the company, some people are out of the company. These are outsourced, so इसको virtual organization कहते हैं. Then boundaryless organization, इसकी कोई hierarchy नहीं है. There is no chain of command. There is limitless span of control. Everybody can contribute to जो भी innovation उनको देना है, and anything can happen. Anybody can communicate to anybody. There are like emails sent to everybody in the organization. देन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, पूरी टीम से इनपुट्स लिए जाते हैं. परफॉर्मेंस जो होती है वो 360 डिग्री अप्रेजल होती है. इसके कुछ फीचर्स हैं. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, बेसिकली पूरी टीम से वो मिलते हैं इनपुट्स. देन 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यूज़. बेसिकली अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है तो आपके सीनियर से भी पूछा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके जूनियर से भी पूछा जाएगा, आपके पैरेलल से भी पूछा जाएगा, आपके जिनके साथ आप थर्ड पार्टी के साथ अगर काम करते हो उनसे भी पूछा जाएगा. सो इसका एक एग्जांपल है अगर आप देना चाहते हो, वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स दैट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
ये टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस किससे होती है। देखो ये ना इतना ब्रॉड आंसर है कि ये तुम किताब से पढ़ ही नहीं सकते हो, राइट। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस, और ये हम अपने डेली लाइफ में देखते ही हैं हर जगह। सो बट मैं बता देती हूँ बेसिकली बुक में क्या लिखा है। बुक में है स्ट्रैटेजी, कि कैसी कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, कितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की, कम्युनिकेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का आपस में, डिपार्टमेंट्स में, देन डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, ओके। देन है एनवायरनमेंट फैक्टर्स विच इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्टेबिलिटी। इसमें मैं एक थोड़ा बड़ा अलग सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी ये कोविड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोविड की सेल्फ टेस्ट किट्स हैं, अब किसी को नहीं पता कि कोविड बढ़ेगा, आगे घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन की वजह से लोग बीमार पड़ना बंद कर जाएंगे, या फिर इतना कम बीमारी होगा कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव होने के चांसेस कम है। अगर कोई चीज़ है जिसकी पक्की ऐसी है कि पक्का है कि ये सक्सीड करेगा, फॉर एग्जांपल स्विगी, लोग फ्यूचर में खाना खाएंगे ही खाएंगे, राइट। तो प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी है, तो इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। देन देर इज़ कम्प्लेक्सिटी, कितनी कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइजेशन, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा वल्नरेबल भी होगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें टूटने का चांस है, राइट। सो देन इज़ एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ कितने मोटिवेटेड हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ का है, हाउ मोटिवेटेड आर दे, हाउ स्किल्ड आर दे, ओके। देन सिर्फ स्किल से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे लोग हायर कर सकते हो, पर अगर वो रुकेंगे ही नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही अच्छा नहीं है, वो रुकेंगे ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो वो सब है। देन है टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, क्या हमारे पास पेटेंट्स हैं, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, क्या हम आज भी ऐसी ऑपरेशंस जो ऑटोमेट हो सकती हैं उनको हाथ से कर रहे हैं, काइंड ऑफ स्टफ, राइट। देन स्ट्रक्चर, बेसिकली कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इज़ इट अप्रोप्रिएट टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर। ये सब कुछ मिलके जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस को डिसाइड करते हैं। बट ये सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, आप बहुत से और फैक्टर्स सोच सकते हो और लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस को जो बनाते हैं, राइट। सो दैट इज़ द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर। मैं बहुत जल्दी से एक बार स्कैन कर लेती हूँ 10 ईयर्स का, कि क्या कोई क्वेश्चंस आए, एंड देन वी कैन डिस्कस कि उनको कैसे आंसर करना है। येस, सो दिसंबर 2018 में पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, सो वेरी सिंपल। हम इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे कि डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंट फंक्शनिंग, यस, ठीक है। इसमें आप क्या बता सकते हो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो, ठीक है। उसमें फ्लैट, टॉल, ये सब आ जाएगा, और फिर उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो है ये डिपेंड करते हैं किस तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ये चूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है वही चूज़ करेंगे तो ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। अब जो ये कह रहे हैं डायमेंशंस 3 थे, इफ़ यू रिमेंबर। डायमेंशंस वर कम्प्लेक्सिटी कितना है, देन मैं भी भूल गया, मुझे रेफर बैक करना पड़ेगा। या कम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलाइजेशन कितना है, और फॉर्मलाइजेशन कितना। यू रिमेंबर, ये 3 हमने अभी ही 1-2 स्लाइड्स पहले ही डिस्कस करे हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, हमने बहुत सारे डिस्कस करी हैं, इन सब के बारे में लिख देंगे तो वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन एक और क्वेश्चन है विच इज़ दिसंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है।
अब उसमें समझिए हमने अभी जो लास्ट डिस्कस करा है विच इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस कितनी इफेक्टिव काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। देन इसको डिफाइन करने के लिए आप थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ द गोल्स आर बीइंग मेट, आर द इज़ द प्लानिंग स्ट्रॉन्ग और नॉट। ये सब जो है इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बताता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिव है या नहीं। क्या फैक्टर्स हैं जो हमने एंड में डिस्कस करे हैं बेसिकली, कि एम्प्लॉयज़ कितना मोटिवेटेड हैं, कम्प्लेक्सिटी कितना है, सेंट्रलाइजेशन लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ये सब जो है इफ़ेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का दिसंबर 2015 में फिर से भी आया हुआ है। सो इट इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है, एंड व्हाट आर इट्स फैक्टर्स। जून 2015 में एक और क्वेश्चन है विच इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन हो तो ज़रूर आंसर करना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जब एक हायर सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को, अच्छा नेवर यूज़ द वर्ड इन्फीरियर बाय द वे, इन्फीरियर कुछ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होता है। सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग पावर देता है। इस डिसीजन मेकिंग पावर के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसकी। देन दिस डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। देन यू विल टेल कि डेलीगेशन के फ़ायदे क्या हैं। डेलीगेशन के फ़ायदे ये हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सकता है, इनोवेशन निकलता है डेलीगेशन से, आपकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है क्योंकि आपको वेट नहीं करना पड़ता फॉर डिसीजंस। ठीक है, इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये हो सकते हैं कि सबऑर्डिनेट प्रॉबली उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है टू टेक डिसीजंस। डीमेरिट ये भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अब बढ़ जाएगी, बिकॉज पहले हमें एक को ट्रेन करना था डिसीजन को लिए, अब हमें 2 को ट्रेन करना पड़ेगा। दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस चैप्टर।